हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए जो है हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है, जैसा कि मैं शुरू में बताया आपको कि हम लोग जो है क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का जो नाम है रिसोर्सेज है। तो सबसे पहले अगर हम रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो इसको हिंदी में कहते हैं हम संसाधन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ये क्लास 8 का चैप्टर है वो सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक है उसका ये सारा नोट्स है और नोट्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर कोई भी आपको डाउट, दिक्कत, समस्या आती है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और कोई दिक्कत आती है तो चलिए जो है हम लोग इसके अंदर सबसे पहले जो है डेफिनेशन जानेंगे कि रिसोर्सेज का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स दैट फाउंड इन द इन्वायरमेंट दैट आर यूजफुल एंड वैल्यूएबल टू ह्यूमंस। इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेज हम उसे कहते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज संसाधन वो एक ऐसी चीज है जो हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है और हम इंसानों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा ही यूजफुल होती है, उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। अब इसके आगे अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आपको 3 प्रकार के रिसोर्सेज मिलेंगे। पहला जो है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा जो है आपको ह्यूमन मेड रिसोर्स और तीसरा जो है ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में और उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, तो नेचुरल रिसोर्सेज हम उसे कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हुआ कि हम नेचुरल रिसोर्सेज हम उसे कहते हैं जो हम मानव के बिना, उसमें मानव जो है ना, इंसान जो है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, वो नेचुरली होते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज के भी अलग अलग प्रकार होते हैं और उसके हिसाब से जो है उनको 4 पार्ट में बांटा गया है। तो पहला आपका है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम उसे कहते हैं जिसको रिन्यू किया जा सके। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब उसके बाद आता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और अगर हम बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जाम्पल में, तो आपका सोलर, विंड, ये सब क्या है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे के सारे जो हैं आपके हम लोग काउंट कर सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर, तो इसमें जो है वैसे रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं, अगर रिन्यू होंगे तो उसमें करोड़ों वर्ष लगेंगे, तो उसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बायोटिक रिसोर्सेज हम उसे कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव लाइफ इज कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, तो यहाँ से जो रिसोर्सेज हमें मिलती हैं वो सारे के सारे जो है बायोटिक रिसोर्सेज के अंडर आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज में, तो बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक में बस इतना ही अंतर है कि बायोटिक लिविंग है और एबायोटिक जो है नॉन लिविंग है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो एबायोटिक रिसोर्सेज है वो वैसे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग से हमें मिलते हैं। तो आपका एग्जाम्पल हो जाएंगे एयर, वाटर, ये सारे के सारे जो है आपके नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए इसमें अगर हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहले जो है हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जाने और उसके बाद जो है ना हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को हम उसे कहते हैं कि वैसे रिसोर्सेज जो इंसानों के द्वारा बनाया गया, वैसे रिसोर्सेज जो इंसानों के द्वारा बनाया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो उसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो है इंडस्ट्रीज, मशीनरीज, बिल्डिंग्स, ये सारे के सारे जो है आपको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंडर में आएंगे। उसके बाद अगर हम आगे इसमें चलते हैं तो आपका है ह्यूमन रिसोर्स। आखिर ये ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी तक आपने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में और भी जो है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इंसान जो है ना खुद भी एक क्या है, एक प्रकार का रिसोर्सेज है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द पीपल हु मेक यूज एंड मैनेज रिसोर्सेज। यानी हम इंसान वैसे ह्यूमन को हम रिसोर्स कहेंगे जो रिसोर्सेज को क्या करता है, मैनेज करता है। मैनेज करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि जो मिनरल्स अगर हमें कहीं पाया जाता है, कोई रिसोर्सेज पाया जाता है, तो उसको जो है हम लोग
अपने कंफर्टेबल, अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए उसको मैनेज करते हैं, तो उसे उसको जहाँ मैनेज किया गया ना, वो आपका क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस यही है कि इंसान जो है अपने स्किल के द्वारा उस मिनरल्स को डेवलप करता है, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स के अंडर में काउंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट जो टॉपिक है, यहाँ पे हम बात करते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में। तो रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ऐसा रिसोर्स, ठीक है, जिसका हम सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सके, उसको मैनेज करते हुए, ताकि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम वो चीजें छोड़ सकें, तो उसे हम कहते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक टॉपिक हमेशा आपके एग्जाम में आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये अक्सर एग्जामों में आपके पूछा जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, अगर उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो व्हेन वी यूज रिसोर्सेज by the preservation of environment and for the future generation is called sustainable development। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हुआ कि वैसे रिसोर्सेज जिसका हम यूज जो है इन्वायरमेंट के मुताबिक, मतलब जो इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको बैलेंस करते हुए हम यूज करते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको जो है अच्छे तरीके से समझना होगा। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में। अगर हम अपने इंडिया के बारे में बात करें, तो हमारा इंडिया जो है बहुत, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब बहुत बड़ा है तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का यूज जो है बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग सही तरीके से कोई भी रिसोर्स अगर यूज करते हैं ना, तो आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें मैनेज करना होगा। तो उन्हीं सब चीजों को जो है इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे अगर बात करें तो इंडियाज लार्ज पॉपुलेशन एंड डाइवर्स रिसोर्सेज बेस नेसेसिटेट केयरफुल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ी है, उसके हिसाब से अपने रिसोर्सेज को हमें मैनेज करना होगा। उसके बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, जो रिसोर्सेज है हमारे यहाँ, जो उसकी प्लानिंग है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स प्लानिंग है, उसका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, यानी हम कम से कम यूज कर सके और सही तरीके से यूज कर सके। फिर उसके बाद है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि हम उसका सही तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट कर, सभी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उसका सही तरीके से सब लोग यूज करें। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो अभी ऑलरेडी जो है आपको इस वीडियो के अंदर ही पिछले टॉपिक में समझाया जा चुका है। उसके बाद है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिसोर्स प्लानिंग, यानी आजकल का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो क्या हमारे रिसोर्स को प्लान करने में मदद करता है, नहीं करता, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये कहता है कि टेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन रिसोर्स असेसमेंट, एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे रिसोर्स प्लानिंग करना होगा तो उसके लिए जो है हमें आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज करना होगा। अब देखिए कैसे यूज करेंगे, तो हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से जो है ना, सैटेलाइट के माध्यम से कोई भी चीजें जो है ना, जितनी भी सारी चीजें होती हैं उसको पता लगा सकते हैं कि रिसोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल हैं, और उसका सही तरीके से ग्राफ बना के और कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पूरे इंडिया के लोगों के बीच में, तो सही तरीके से सारी चीजें की जा सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे सैटेलाइट ही नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके यूज के माध्यम से जो है हम लोग अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से हम अपने संसाधन को आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि मेनली जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि वही जो मैं ऑलरेडी आपको बताया अभी, कि वैसे रिसोर्सेज जिनका हम जो है आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रख सके और अभी कम यूज करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए अगर हम इसके बारे में अगर बात करते हैं, उसमें क्या क्या तरीके हैं जो हम लोग अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, तो पहला पॉइंट है एफिशिएंट यूज। एफिशिएंट यूज का मतलब ये है कि जितना जरूरत है उसके हिसाब से अपने आप उसको यूज करें। इसका एग्जाम्पल के तौर पे जो है आप देख सकते हैं, जैसे घरों में लाइट, अब लाइट की जरूरत नहीं है तो उसको लाइट अगर हम ऑफ कर देंगे तो बेहतर रहेगा, उससे जो है हमारे रिसोर्सेज बचेंगे। जिससे कोल से बनता है तो कोल क्या होगा, उसमें कम यूज होगा ना, क्योंकि जितनी जरूरत है उतना ही यूज कर रहे हैं। फिर उसके अलावा जो है रिसाइकलिंग एंड रीयूज, यानी कोई भी जो चीजें हैं जैसे खराब पड़ गई हैं तो उसको हम रिसाइकल करके यूज करते हैं। जैसे पेपर है, पेपर अगर रद्दी पड़ जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, रद्दी में डाल देते हैं, वहां से पेपर रिसाइकल होकर फिर वापस हमारे पास कॉपी के रूप में आता है।
ठीक है। उसके अलावा जो है एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन का मतलब ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है पेड़ लगाकर अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने वाइल्ड लाइफ जो जंगली जीव जंतु हैं उनका भी अगर कंजर्व करेंगे तो हमारा फूड चेन जो है वो सही तरीके से बना रहेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमें कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। उसके बाद जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी जो हम खेती करते हैं तो उसको खेती भी जो है सही तरीके से करना है, ज्यादा जो है हमें फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है। अगर नेचुरल तरीके से करेंगे तो हमारे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ज्यादा समय तक टिकी रहेगी। तो इनके माध्यम से जो है इन सारे जितने भी अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताया हो और आपको साइड में दिख भी रहा होगा, तो इन सारे पॉइंट्स के माध्यम से जो है हम अपने रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो है आपकी बुक में एक चिपको मूवमेंट के बारे में दिया हुआ है। चिपको मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मूवमेंट जो उत्तरांचल से शुरू हुआ था। उत्तरांचल का मतलब अभी उत्तराखंड, उत्तरांचल पहले नाम था, अब इसका नाम क्या हो गया है, उत्तराखंड। अब ये जो चिपको मूवमेंट है मेनली वहां पे जब जंगलों को काटा जा रहा था तो वहां के गांव वाले लोगों ने जो है कहा कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे, और वो सारे पेड़ को लोग जो है ना वो पकड़ के ऐसे खड़े हो गए, ठीक है। तो इस मूवमेंट की शुरुआत जो है हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी, और ये चिपको मूवमेंट जो है 1970s में शुरू हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चिपको का मतलब होता है हग, चिपको का मतलब क्या होता है, हग। और उन्होंने मूवमेंट का मतलब जैसे आपको पता है कि आंदोलन होता है, तो उन्होंने पेड़ को ऐसे हग कर लिया, गला उसको पकड़ लिया ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वहां की सरकार, वहां के लोगों ने जो है अपने पेड़ों को बचाया लोगों को कटने से। मतलब जो पेड़ थे उन्होंने ये बोला कि अगर पेड़ काट रहे हो तो साथ में मुझे भी काटना पड़ेगा। तो देखिए वहां के कितने लोग जागरूक थे कि उन्होंने जो है अपने आसपास पेड़ों को कटने नहीं दिया। तो वैसे ही जो है हमें भी बनना चाहिए, ताकि हमने आसपास जितने भी पेड़ हैं उन सारे पेड़ों का क्या कर सकें, बचाव कर सकें, ताकि आने वाले समय में हमें कोई समस्या, कोई दिक्कत ना हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर हमारे चैनल के साथ आप जुड़िए। थैंक यू।